जी बच्चों, अब आवाज आ रही है? इमीडिएटली मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि हम लेक्चर अपना शुरू करें। ओके, चलें ठीक है। आवाज ना जाए, तस्वीर तो पहले ही नहीं थी, आवाज भी ना जाए तो फिर मजा नहीं आता। ओके, एंडोक्राइनोलॉजी पे बेटे हम डिस्कशन कर रहे थे अपनी, जिसमें हमने हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी जो नेटवर्क था हार्मोन्स का, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। तो आज हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनमें से एक ग्रुप को डिस्कस करेंगे। एड्रीनल कॉर्टेक्स से एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पड़ा होता है और उसके अंदर एक मेडुला होता है और ऊपर उसके कॉर्टेक्स होता है। उस कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उस एड्रीनल कॉर्टेक्स से 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं और एक एंड्रोजन्स। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स along with mineralocorticoids and androgens. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। ओके, ये मैंने पिछली दफा आपको बताया कि हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज जाता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू। ठीक है, होता यह है कि बॉडी के अंदर जब भी कोई स्ट्रेस आता है या कोई शॉर्टफॉल होती है हार्मोन्स की, या बॉडी की जो डिफरेंट स्ट्रेसेस होते हैं वो उनके नतीजे में यहाँ से मैसेज हायर सेंटर तक जाता है अबाउट द स्टेटस ऑफ द हार्मोन इन द बॉडी, और यहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक शो हुआ है। स्ट्रेस की सूरत में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है, और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के वेरियस जो पार्ट्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है और वहां से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सबसे इसमें जो आउटर लेयर होती है एड्रीनल कॉर्टेक्स में, उसको जोना ग्लोमेरुलोजा कहते हैं। उसके अंदर जोना फेसिकुलेटा, और उसके अंदर तीसरी जो है वो जोना रेटिकुलरिस। जिस जोना ग्लोमेरुलोजा है उससे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है जिसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, और ये बॉडी के सोडियम और वाटर कंटेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इस यहीं से नेगेटिव फीडबैक जाता है जिसकी वजह से फिर अगर एक्सेस हो जाए एल्डोस्टेरोन की बॉडी में या वट एवर रिस्पॉन्स नीडेड, वो यहाँ से मैसेज ऊपर जाता है नेगेटिव फीडबैक, और वहां से कॉर्टिकोट्रोपिन की रिलीज कम हो जाती है। ठीक है, ये उसका पॉजिटिव फीडबैक है और ये उसका नेगेटिव फीडबैक है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, उसने यहाँ से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज किया एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसने आके एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, वहां से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हुआ, और उससे अंदर वाली लेयर पे जो जोना फेसिकुलेटा है वहां से कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है जो हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। एल्डोस्टेरोन हमारा मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और यहाँ से जो सबसे अंदर वाली इसकी लेयर है एड्रीनल मेडुला के जस्ट आउटसाइड, उसको जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, और वहां से एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं। आज हमारी डिस्कशन सिर्फ इस कॉर्टिसोल के बारे में है जो कि जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो ये हम डिस्कशन करेंगे कि ये कॉर्टिसोल बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये जनरेट करता, और अगर इसकी शॉर्टफॉल हो जाए किसी वजह से, हाइपोथैलेमस में कोई गड़बड़ हो, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई गड़बड़ हो, या आपका एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपर्ली काम ना कर रहा हो, तो बॉडी में कॉर्टिसोल की जो शॉर्टफॉल हो जाती, तो उस सूरत में हम बाहर से रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, या बॉडी की अपनी सिक्रीशन जो स्टीरॉइड्स की होती हैं दे बिकम इनसफिशिएंट टू हैंडल दैट स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बॉडी की अपनी कॉर्टिसोल सिक्रीशन सफिशिएंट नहीं है, तो देन वी नीड टू गिव इट फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, अब वो जो कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, कॉर्टिसोल वो कहाँ पे जाता है और किस तरह से उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है,
और वो इतना एक अहम ग्रुप ऑफ हार्मोन्स ये क्या करता है और कैसे ये एक्ट करता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मुख्तलिफ हमने 3-4 किस्म के रिसेप्टर्स पढ़े थे कि आयन चैनल्स होते हैं और ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन में फिर जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं वगैरह वगैरह। वो सारी डिस्कशन वक्तन फवक्तन आप उसको रेफर बैक करते रहा करें तो आपकी जनरल फार्माकोलॉजी भी साथ के साथ रिवाइज हो जाएगी। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स जिनके ऊपर जाके कॉर्टिसोल बाइंड करता है, वो रिसेप्टर्स सेल के अंदर साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपको अगर कोई ड्रग्स की एग्जाम्पल याद करनी हो कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करती हैं, तो उसमें सबसे अहम जो है वो आप लाइगेंड जो है वो कॉर्टिसोल को याद रखें कि चाहे वो बॉडी के अंदर से सिक्रीट हो या हम बाहर से दे रहे हों, दोनों ही सूरतों में वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती कि उनके साथ एक हीट शॉक प्रोटीन अटैच्ड होती। जब ये स्टीरॉयड का मॉलिक्यूल है तो वो हीट शॉक प्रोटीन उस रिसेप्टर से डिस्प्लेस हो जाती है और उसकी जगह पे ये कॉर्टिसोल का जो मॉलिक्यूल है वो वहां पे अटैच हो जाता है और ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये मूव करता है न्यूक्लियस के अंदर। ये पहले कॉर्टिसोल के अंदर था, ये सारा कुछ कॉर्टिसोल साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था और साइटोसोल के अंदर, और वहां से ये मूव किया न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट एक होता है डीएनए के ऊपर। डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर ये जाके ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये डायमर फॉर्म में मूव करता है, ये सेल के अंदर जाता है, ये दो दो रिसेप्टर और उनके साथ कॉर्टिसोल के मॉलिक्यूल्स अटैच वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होते हैं और इस डीएनए के ऊपर ये जाके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ ये कंबाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द। अब इन्होंने करना क्या है कि इन्होंने करना ये कि जो यहाँ से जीन डिस्क्रिप्शन हो रही, जो जीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही, उसको ये ऑल्टर करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को ये चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से मैसेंजर आरएनए ने वो मैसेज लेके जाना होता है जिसने अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमिन करना होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो ये उस मैसेंजर आरएनए के उस कोड को चेंज कर देते हैं ये ड्रग्स थ्रू एक्टिंग थ्रू these ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट्स के थ्रू एक्ट करते हुए ये उस सीक्वेंस को जो मैसेंजर आरएनए ने कैरी करना है और एडिट करना है उसको एडिट कर देते हैं और वो जाके मैसेंजर आरएनए थोड़ा सा एक फर्क किस्म की प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस करता है और वो फर्क किस्म की प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। अब बॉडी के सारे जो सेल्स होते हैं उनकी जो जो प्रोटीन्स वो सिंथेसाइज कर रही होते हैं और उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए वो यहाँ से मैसेज लेके जा रहा है वो एक दूसरे से ज़रा फ़र्क होता है और इसीलिए ये कॉर्टिसोल जब जाके मुख्तलिफ बॉडी के सेल्स के ऊपर एक्ट करती है तो उसके नतीजे में जो मैसेंजर आरएनए में चेंज आती है तो ये ट्रांसक्रिप्शनल चेंज जो है वो नई किस्म की प्रोटीन्स की सिंथेसिस को मैनिफेस्ट करती, ठीक है। और ये डिफरेंट बॉडी के सेल्स का रिस्पॉन्स फर्क होता है डिपेंडिंग ऑन द जीन्स इन्वॉल्व्ड एंड द मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ दोस जीन्स, ठीक है। तो मुख्तसरन आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे चेंज द जीन ट्रांसक्रिप्शन बाय एक्टिंग अपॉन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एलिमेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की एक example आपको, और that is how glucocorticoids they enter into the cell, then they enter into the nucleus and then they change the gene expression resulting in the synthesis of new proteins and thus causing new responses. तो different cell types जो body के अंदर हैं उनके अंदर different responses glucocorticoids की वजह से आती, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑर्गन्स एंड टिश्यू इफेक्ट्स या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, उसमें नंबर 1 मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हम थोड़े से डिस्कस करेंगे कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कॉज करते हैं, ये नई ग्लूकोज की सिंथेसिस
कॉज करते हैं, ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा देते हैं बॉडी के अंदर। और ये कहाँ से ग्लूकोज बनाते हैं? ये प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। एक तरफ प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है और दूसरी तरफ ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही होती, तो इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और जब ये नया ग्लूकोज आएगा सर्कुलेशन में, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल राइज करेगा, तो उससे इंसुलिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये इनके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में से पहली बात ये कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करते हैं और इंसुलिन प्रोडक्शन को एनहेंस करते हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ दैट ग्लूकोज इज अपटेकन बाय द सेल्स। इसके अलावा ये लाइपोलाइसिस भी कर रहे होते हैं और लाइपोजेनेसिस भी कर रहे होते हैं। ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन भी कर रहे होते हैं और लिपिड्स की सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। होता ये है कि एक जगह से लिपिड्स, फैट्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं और किसी और जगह पे लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही होती है। तो जो नेट इफेक्ट आता है वो ये आता है कि फैट जो है वो मोबिलाइज होकर नई जगहों पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो कहाँ पे आमतौर पे डिपॉजिट होती है? फेस पे, शोल्डर्स पे, और शोल्डर्स के बीच में ये बैक पे जो जगह होती, यहाँ पे एक हमसा बनना शुरू हो जाता है और अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब दैट इज द प्लेस जहाँ पे रीडेपोजिशन होती है फैट्स की। ठीक है, तो वो फिर जब हमारे यहाँ किसी वजह से एक्सेस होती ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, हम बाहर से दे रहे होते हैं, या किसी ट्यूमर वगैरह की वजह से बहुत सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उससे एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बफेलो हैम कहते हैं, कि फेस के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर और ये बैक ऑफ, अपर पार्ट ऑफ द बैक में फैट की डिपोजिशन शुरू हो जाती। ठीक है, कैटाबॉलिक इफेक्ट्स इनके ये हैं, ब्रेकडाउन, ऊपर जैसे मैंने जिक्र किया कि ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, तो ये प्रोटीन के अलावा लिम्फॉइड टिश्यू की, फैट की, स्किन की, इन सारे टिश्यूज की ये ब्रेकडाउन करते हैं, बल्कि लिम्फोटॉक्सिक होते हैं ये किसी हद तक। तो इसलिए ये ल्यूकीमियाज में या लिम्फॉइड सेल्स की जो अननेचुरल ग्रोथ्स होती उसको अरेस्ट करने में भी इनका थोड़ा सा यूज होता। ठीक है, हेमाटोलॉजिकल जो इनका यूज है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ठीक है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन, लिम्फाइड टिश्यू की ब्रेकडाउन, फैट्स की ब्रेकडाउन हमने ऊपर जिक्र किया, और स्किन और कनेक्टिव टिश्यू को ये वेस्टिंग कॉज करते हैं। तो उसके अलावा ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं, मतलब हड्डियां जो हैं वो भुरना शुरू हो जाती हैं और कैल्शियम एक जगह से मूव करना शुरू हो जाता है, या बोन्स की डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और बच्चों में ग्रोथ की इनहिबिशन हो जाती है। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक इफेक्ट, ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो ग्रुप है ड्रग्स का जो कि हमारे यहाँ, बल्कि दुनिया में शायद बहुत ज़्यादा मिस यूज होता है। उसकी वजह में आप ये आते हैं, जो आगे वाले दो इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इम्यूनोसप्रेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, ये मैं थोड़े से डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्रग्स मिस यूज क्यों होती हैं। ऊपर भी जैसे मैंने बताया कि ये लिम्फाइड टिश्यू की ब्रेकडाउन करते हैं या उसकी वेस्टिंग करते हैं, तो ये लिम्फोटॉक्सिक होते हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इनहिबिट करते हैं। जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बॉडी की, उसको ये ख़ास इफेक्ट नहीं करते, लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये रिजेक्ट करते हैं। और डिलेड जो रिजेक्शन के रिएक्शंस होते हैं, जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, उनको बेसिकली ये मैनिपुलेट करते हैं कि जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें एक तो इमीडिएट रिजेक्शन होती है, एक रिजेक्शन होती है जो कुछ अरसे के बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू टिश्यू रिजेक्ट हो जाता है, उसको ये बेसिकली इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये उनका इम्यूनोसप्रेसिव रोल है, ये इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स इनके ये हैं कि ये न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज करते हैं, लिम्फोसाइट्स को ऊपर मैंने बताया कि डिक्रीज करते हैं, इओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स को भी ये डिक्रीज करते हैं। माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इनहिबिटेड थ्रू इनहिबिशन ऑफ इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 और
फास्फोलाइपेज A2 और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये इन सारों को ये इनहिबिट करते हैं। तो ओवरऑल इनका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। मैंने पहले आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो हमें तकलीफ़ें होती हैं, लाइक पेन होता है, जो हमें फीवर होता है, वो या इन्फ्लेमेशन होती, ये हमारी बॉडी के उस रिस्पॉन्स की वजह से होती, जो बॉडी किसी भी थ्रेट की सूरत में या किसी भी एक्सटर्नल जो एलिमेंट बॉडी के अंदर आ जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया की फॉर्म हो, चाहे वो वायरस की फॉर्म हो, तो उसको बॉडी रिएक्ट करती है, तो हमें मुख्तलिफ किस्म की एलिमेंट्स होती। अब होता ये कि जब आपके पास एक पेशेंट क्लिनिक पे आता है, या आमतौर पे डॉक्टर्स ये करते हैं कि वो पेशेंट को डायग्नोज करने की बजाय कि कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा प्लाज्मोडियम है जिसने पेशेंट को ये तकलीफ दी है और जिसकी वजह से ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रही है या ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो उसको आइडेंटिफाई करने की तकलीफ नहीं करते, और उसके लिए जो उन्हें तगोदो करनी होती है या एग्जर्ट करना होता है, वो उस एग्जर्शन में पढ़ने की बजाय वो इमीडिएटली पेशेंट को स्टीरॉइड्स के ऊपर डाल देते हैं, ताकि उसकी जो बॉडी की इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको वो सप्रेस करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि पेशेंट इमीडिएटली बेहतर फील करना शुरू कर देता है और उसकी सिम्टम्स रिलेटिवली माइल्ड हो जाती हैं। डिजीज अंदर ग्रो करती रहती है, लेकिन उसको सिम्टम्स आना कम हो जाती है और वो बड़ा खुश होता है और घर आके बताता है कि जी वो डॉक्टर साहब की पहली डोज से, या उन्होंने रेकोड्रॉन का या कोई उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इंजेक्शन लगा दिया होता कि जी वो डॉक्टर साहब के टीके के साथ ही मेरी तबीयत बेहतर हो गई। दिस इज काइंड ऑफ क्रिमिनल कि आप बजाय पेशेंट के असल मसले को आइडेंटिफाई करने के और उसको ट्रीट करने के और उसको जो रिलेटेड ड्रग है वो देने के, आप उसकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को या उसकी इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करके उसको एक बेटरमेंट की फीलिंग पास ऑन करते हैं, और वो पेशेंट खुश हो जाता है। जबकि उसकी बीमारी वो एक आध दिन ठीक रहता है, अगले तीसरे दिन वो फिर आपके पास आ जाता है कि जी वो आपकी दवाई से एक दिन तो मैं ठीक रहा, लेकिन कल से मैं फिर ऐसा, मुझे फीवर भी होना शुरू हो गया, मेरे गले में दर्द भी हो गई शुरू। तो उसके नतीजे में आप फिर दोबारा उसी किस्म की एक ड्रग दे देते हैं, एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये हमारे यहाँ जनरल प्रैक्टिस में ये बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जो हमारे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो क्वैक्स हैं, वो ये काम करते हैं। और हमारी चूँकि जनरल पॉपुलेशन इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो ये समझ सके कि डॉक्टर साहब हमें क्या कर रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब की मेडिसिन में जब भी खाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि 8 आवर्स और 12 आवर्स और 20 आवर्स डाउन द रोड उन्हें फिर वही मसाइल दोबारा होते हैं, और वो फिर उन्हें डॉक्टर, तो उनका वो एक साइकिल डॉक्टर के पास चक्कर लगाने वाला चल पड़ता है, और डॉक्टर भी खुश रहता है और मरीज भी, जबकि उसकी बीमारी अंदर ही अंदर ग्रो कर रही होती है, और वो अल्टीमेटली ही लैंड्स इनटू मोर ट्रबल और इनटू मोर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, जिसमें कि उसको हेल्प आउट करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उसकी इम्यून रिस्पांस को और उसकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को सप्रेस कर चुके होते हैं। ये बेसिकली नेचर ने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स बनाए हैं, अगर आप उनको सप्रेस करके पेशेंट को ठीक कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ सूरत अहवाल होती हैं, जैसे अस्थमा होता है या कोई ऐसी एक्यूट कंडीशन होती है कि शॉक के अंदर या एक्यूट स्ट्रेस के अंदर बंदे की जो सर्कुलेटिंग कॉर्टिकॉइड्स हैं, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं, और आपको बाहर से लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे या इमीडिएट रिलीफ के लिए उसको थोड़ी सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने पड़ते हैं कि आप उसकी इम्यून रिस्पांस को या उसकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को सप्रेस कर दें, लेकिन साथ के साथ आप उसको दूसरी मेडिसिन देते हैं, और ये जो आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए होते हैं इन्हें एक तरीके से टेपर ऑफ करते हैं, ताकि, चूंकि आगे हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स में पढ़ेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अनजुडिशियस यूज की वजह से एड्रीनल सप्रेशन हो जाता है जब आप बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होते हैं, अलावा इसके कि वो आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहे हैं, अलावा इसके कि वो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को एनहेंस कर रहे हैं, अलावा इसके कि वो आपके गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज कर सकते हैं, आप में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, आपके बहुत कुछ और ऊपर जो हमने मेटाबॉलिक इफेक्ट्स पढ़े हैं, ये सारे फिर जब इन एक्शन आते हैं तो पेशेंट जनरली वो वेट गेन करना शुरू हो जाता है, उसको छोटी मोटी इन्फेक्शंस
होना शुरू हो जाती, बहुत कुछ गड़बड़ें होती। सो ये एक चीज़ है जो एक चैलेंजिंग चीज़ है कि अगर आपने अच्छे प्रोफेशनल होने का सबूत देना है तो आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, इससे पता चलता है। और अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, या हम जिंदगी में इनको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, अगर हम स्टीरॉइड्स के यूज़ के बगैर पेशेंट की एक्चुअल इन्फेक्शन या जो भी एलर्जन है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करें तो दैट इज़ द बेस्ट प्रोफेशनलिज्म। और यही हमें पेशेंट से चाहिए होता है कि वो ठीक भी हो जाए और उसका इम्यून सिस्टम भी कंप्रोमाइज ना हो और उसके बाकी मेटाबॉलिक फंक्शंस भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिस्कशन। तो इनके इस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को और इम्यूनोसप्रेसेंट रिस्पांस को आपने खास तौर पे याद रखना है। और ये जो मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं ये बेसिकली एडवर्स इफेक्ट्स को जनरेट करते हैं, और ये वाले जो हैं ये आमतौर पे थेराप्यूटिक इफेक्ट को जनरेट करते हैं अगर हम उन्हें तरीके से इस्तेमाल करें तो। अदर इफेक्ट्स, उसके अलावा क्या इफेक्ट्स होते हैं? फिजियोलॉजिकल रोल इन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होते हैं इसी तरह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी सिक्रीट होते हैं, तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी थोड़ा सा रीनल एक्सक्रीशन ऑफ वाटर के ऊपर इफेक्ट होता है। तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी के बाकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो कहीं ज़्यादा तो नहीं इफेक्ट हो रहे हैं, या बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो तो नहीं ख़राब हो रहा। ये वी हैव टू बी वॉचफुल। लार्ज डोजेस स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। अगर रेगुलरली कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेता है, रिमेंबर ए पेशेंट जिसको थोड़ा सा इन माय फैमिली जिसको थोड़ा सा विटिलिगो या वाइट पैच आ गया स्किन के ऊपर, तो उनको किसी डर्माटोलॉजिस्ट ने स्टीरॉइड्स पे डाल दिया क्योंकि और किसी तरह से वो वाइट पैच फेस से जा नहीं रहा था, एंड द लेडी केप्ट ऑन यूजिंग दोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फॉर कपल ऑफ वीक्स। और उसके बाद उन्होंने पेन इन एपिगेस्ट्रियम और जो टिपिकल एसिड पेप्टिक डिजीज के सिम्टम्स हैं उनको की कंप्लेंट शुरू कर दी। और फिर जब उनकी हिस्ट्री ली गई कि शी हैज बीन यूजिंग स्टीरॉइड्स, तो फिर उनके स्टीरॉइड्स बंद किए गए और उसके बाद से अगले 2-4 साल वो उन्हें एसिड पेप्टिक डिजीज की ड्रग्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और वो सब ड्रग्स यूज करनी पड़े। ठीक है, तो ये अल्सर फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर आप क्रॉनिकली यूज करते रहे स्टीरॉइड्स तो आपको अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये एक मतलब अलावा इसके कि वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं, अलावा इसके कि वो डायबिटोजेनिक होते हैं, डायबिटीज कॉज करते हैं, और ज़्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से ग्लूकोज का लेवल राइज किया रहता है। ये इफेक्ट्स भी आते हैं कि उनकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाती है और अल्सर फॉर्मेशन हो सकती। ठीक है, नेचुरल ग्लूकोकॉर्ड मेनली जो है वो कॉर्टिसोल है जो मेनली सिक्रीट होता है बॉडी में, और इसका एक सर्केडियन रिदम होता है कि ये अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा सिक्रीट होता है और फिर उसके बाद आहिस्ता 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 इसकी सिक्रीशन बॉडी में कम होती रहती, जो कि अराउंड मिडनाइट जाके ये मिनिमल पे चली जाती है। तो इसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, यानी क्लॉक के साथ या टाइमिंग ऑफ द डे के साथ जो कॉर्टिसोल की सिक्रीशन है बॉडी के अंदर कम और ज़्यादा होती, और वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सर्केडियन रिदम आपने याद रखने के अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल की सिक्रीशन होती, विच देन गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एंड बाय द मिडनाइट वो अपने लोएस्ट के ऊपर होती। तो इसके ये पीक और ट्रफ आपको पता होने चाहिए। तो एक्सटर्नली अगर किसी वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल की कमी है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी है तो बाहर से अगर हमें देना पड़े तो हम ओरली इनको देते हैं तो भी वेल एब्जॉर्ब्ड होते हैं ये, और पैरेंटली भी दिए जाते हैं लाइफ सेविंग मेजर्स के तौर पे। दे आर क्लियर्ड बाय द लिवर, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है नेचुरल कॉर्टिसोल की, और नेचुरल जितने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, जबकि जो बाकी हैं प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, इनकी हाफ लाइफ रिलेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है, वेल एब्जॉर्ब्ड थ्रू इन्फ्लेम्ड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। हाँ, आम स्किन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, दे आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द नॉर्मल स्किन, लेकिन जो इन्फ्लेम्ड स्किन होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ से इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये नेचर का एक मैकेनिज्म है कि जब भी ये चूँकि इन्फ्लेमेशन में ही इनकी ज़रूरत होती, तो जब ये इन्फ्लेम्ड होती स्किन
तो उसमें ये बेहतर इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती। सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोन, ठीक है, और उसके मेटाबोलाइट्स हैं ये प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन। ये सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। इनका जो डिफरेंस है फ्रॉम द कॉर्टिसोल ये है कि कॉर्टिसोल की हाफ लाइफ 8 से 12 घंटे होती है और इनकी हाफ लाइफ 12 से 24 घंटे होती है, और इनकी प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ को हम थेरेप्यूटिकली यूज करते हैं। लॉन्गर हाफ लाइफ है, रिड्यूस सॉल्ट रिटेंशन है, बेटर पेनिट्रेशन है, मतलब नेचुरल कॉर्टिसोल की निस्बत इनकी हाफ लाइफ लंबी होती है। सॉल्ट रिटेंशन और वाटर रिटेंशन इनमें कम होती है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल कॉर्टिसोल, इनका ये वाला इफेक्ट कम होता और पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। और ये दो ड्रग्स बेक्लोमेथासोन और बिडेसोनाइड ये डेवलप की गई लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फॉर देयर बेटर पेनिट्रेशन अक्रॉस द एयरवे म्यूकोसा, ठीक है। इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा में तो वैसे ही सारे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती, लेकिन इनकी खास तौर पे एयरवे म्यूकोजा में, लंग्स के हमारा जो म्यूकोजा होता है उसमें इनकी पेनिट्रेशन बेहतर होती है और ब्लड में इनकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट होती। तो दे आर यूज्ड इन एरोसोल्स, जो हम एस्थमा के लिए हमारे मुख्तलिफ जो इनहेलर्स डेवलप किए जाते हैं उनमें बीटा 2 स्टिमुलेंट्स के साथ इनको कंबाइन किया जाता है आमतौर पे, ये सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेक्लोमेथासोन और बिडेसोनाइड को, ठीक है। तो ये आपने इनके नाम याद रखने हैं। कॉर्टिसोल इज द मेन एंडोजिनसली सिक्रेटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और प्रेडनिसोन इज सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन भी उसी के मेटाबोलाइट हैं और ये भी यूज होते हैं। और बेक्लोमेथासोन एंड बिडेसोनाइड दे आर specially developed for the asthmatic patients, ठीक है, because they have a better penetration in the airway mucosa. Clinical uses इनके chronic adrenal cortical insufficiency, ये एक एडिसन्स डिजीज है जिसमें के ACTH जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है उसकी सिक्रीशन कम हो रही होती, जिसकी वजह से हमारा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो सफिशिएंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बनाता, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ACTH की सिक्रीशन ठीक हो रही हो, लेकिन ये कि हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू ACTH दैट इज नॉट नॉर्मल, उसमें कोई केमिकल या स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मेलिटी होती जिसकी वजह से वो अपनी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एफिकेसी जो है वो उसकी शो नहीं होती है, वो काम प्रॉपर नहीं कर पाता। तो इन दोनों सूरतों में अगर हम कॉर्टिकल एड्रीनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी हो या एड्रीनल सेपरेशन हो तो उसमें उसको हम एडिसन्स डिजीज कहते हैं, उसमें हम बाहर से सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं। उसके अलावा एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी इन लाइफ थ्रेटनिंग शॉक, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ये वो कंडीशंस हैं जिसमें मैंने बताया कि जो फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती है दैट फॉल्स इनसफिशिएंट, वो काफ़ी नहीं होती उस ट्रॉमा को या उस इन्फेक्शन को या उस शॉक को संभालने के लिए जितना जो कि पेशेंट जिसमें से गुजर रहा होता। need to give glucocorticoids from the outside, तो ये एक लाइफ सेविंग ड्रग्स में इनका शुमार होता है। वो ये कहते हैं कि जब भी आप किसी पेशेंट को आप कोई इंजेक्टेबल दें और ताकि उसमें अगर कोई एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाए, कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए या किसी भी और वजह से पेशेंट के वाइटल्स, अगर उसकी ब्लड प्रेशर, उसका पल्स फॉल करना शुरू हो जाए, शॉक में वो चला जाए, तो ऐसी सूरत में हम बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देके पेशेंट को सोलुकॉर्टेफ के नाम से, जिस तरह से इंजेक्टेबल आता है ये सोलुकॉर्टेफ के नाम से, उसको हम मतलब इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट को हम उस क्राइसिस में से निकालते हैं। एंड मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस ड्रग बीइंग सेविंग मेनी पेशेंट्स, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग्स टाइमली अगर एडमिनिस्टर की जाए तो वो पेशेंट को उस शॉक में से या उस ट्रॉमा में से निकाल लेती या एक्यूट स्ट्रेस में से निकाल लेती। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि ACTH तो ऊपर से ठीक सिक्रीट हो रहा, लेकिन ये कि हमारा एड्रीनल ग्लैंड जो है
एबनॉर्मल किस्म का कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस किए जा रहा है जो कि जाके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स कर रहा है। तो ऐसे हम बाहर से अगर कॉर्टिसोल देंगे, बाहर से हम कोई सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो ACTH को नेगेटिव फीडबैक के जरिए उसको ब्लॉक कर देगा, ACTH की सिक्रीशन को कम कर देगा। क्योंकि जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाहर से हमने दे दिया और वो सफिशिएंट क्वांटिटीज में मौजूद है ब्लड के अंदर, तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी वुड बी सप्रेस्ड। तो जब ये सप्रेस हो जाएगी तो जो एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि कॉर्टेक्स से रिलीज हो रही थी अंडर द इफेक्ट ऑफ ACTH, वो रिलीज होना बंद हो जाएंगी और पेशेंट यानी शिफ्ट हो जाएगा एक्सटर्नल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर, और ये जो एबनॉर्मल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे, वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ट्रिकफुल है लेकिन समझने की है और इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से हम बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे के ACTH की सिक्रीशन को सप्रेस करते हैं और उसके नतीजे में जो एबनॉर्मल कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हो रहा था फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स उनको देते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो कि हम इन ड्रग्स के यूज से अचीव करते हैं। उसके अलावा नॉन एड्रीनल यूजेस हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपको पता है, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, SLE भी है, उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है, बहुत सारी अब डिजीज हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती हैं। और ये वो डिजीज हैं जिनमें बंदे का अपना इम्यून मैकेनिज्म अपनी ही बॉडी के किसी टिश्यू के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत मतलब इनकी इन एलिमेंट्स की हमारे पास कोई ट्रीटमेंट हाल मौजूद नहीं है। तो इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का एक ही तरीका है कि हम बंदे की इम्यूनिटी को सप्रेस कर दें। ठीक है, तो सारे ही जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थ्योरेटिकली यूज किए जा सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और बहुत सारी और कंडीशंस में दे क्लिनिकली दे आर वेरी यूजफुल। ठीक है, इम्यूनिटी को आप सप्रेस करके पेशेंट को जो उसका सिस्टम इम्यून सिस्टम उसके अपने ही बॉडी के टिश्यूज के अगेंस्ट एक्टिविटी करके जो उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है हम उससे बचा लेते हैं पेशेंट को। उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये बहुत बड़ा एक काम है, बहुत बड़ा इम्यूनोसप्रेसेंट्स की पूरी एक रेंज है हमारे पास कि जब भी हम किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी को कोई किडनी एक पेशेंट से लेके, तो ये आमतौर पे बहुत एक्सपेंसिव, बहुत लाइफ रिस्किंग, मतलब पेशेंट ने खुद अपनी डोनर ने भी अपना एक टिश्यू गंवाया, और अगर रिसिपिएंट का टिश्यू ख़ास तौर पे आफ्टर सम टाइम अगर रिजेक्ट हो जाए तो वो बहुत ही डिप्रेसिंग भी होता है और पेशेंट के लिए वो बहुत शॉक भी होता है कि उसका टिश्यू रिजेक्ट हो गया या उसकी ट्रांसप्लांटेशन फेल हो गई। और उस डिलेड रिएक्शन को रोकने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करते हैं अलोंग विद अदर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट है, उसके अलावा और भी हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट्स की एक पूरी रेंज है, वो किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के हेड के तहत इम्यूनोसप्रेसेंट्स के तौर पे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज वन ऑफ द इफेक्टिव ड्रग्स to save the patient from the tissue rejection. उसके अलावा हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स में मैंने बताया कि ये लिम्फॉइड टिश्यू के अगेंस्ट ये टॉक्सिक इफेक्ट्स रखती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो हेमाटोलॉजिकल जो ब्लड के हमारे कैंसर्स होते हैं उनमें हम इन ड्रग्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर फीटल लंग मैच्योरेशन इन प्री मेच्योर लेबर, कुछ ख्वातीन में प्री मेच्योर लेबर इज द इशू के उनके अंदर अभी 38th वीक तक या बेबी की मैच्योरेशन नहीं हुई होती फीटस की, और उनको लेबर पेन्स आना शुरू हो जाती हैं एंड दे आर लाइकली टू डिलीवर द बेबी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म। ठीक है, प्री टर्म लेबर या प्री मेच्योर लेबर हम उसको कहते हैं। तो उसमें जो फीटस के लंग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है,
जो एक मेन इशू उसको दुनिया में आते ही फेस करना पड़ता है सबसे पहले, वो ये कि जब वो अपनी ब्रीदिंग के ऊपर शिफ्ट होता तो उसके लंग्स उतने मैच्योर नहीं हुए होते कि वो खुद उसको ऑक्सीजनेशन प्रॉपर उसके सारे टिश्यूज की कर सकें। तो ऐसे केसेस में फीटल लंग की मैच्योरेशन के लिए हम स्टीरॉइड्स का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज करते हैं, और उससे उनमें देखा ये गया कि उनका बड़ा अच्छा रोल है। और फीटल लंग्स, जिन बच्चों में हम प्री मैच्योर डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिन बच्चों की उनके लंग्स की डेवलपमेंट में स्टीरॉइड्स का बहुत इफेक्टिव रोल है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स इनके क्या क्या हैं? एड्रीनल सप्रेशन, सबसे पहली बात तो एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस कर रहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जब हमने बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देना शुरू कर दिए तो वो उनका एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सप्रेस हो जाता। ठीक है, और इस एड्रीनल सप्रेशन से का नतीजा ये निकलता है कि जब हम बाहर से स्टीरॉइड्स देना बंद करते हैं तो एकदम से बॉडी के अंदर एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की इनएडिक्वेसी हो जाती, या वो नाकाफी हो जाते हैं, या शॉर्टफॉल आ जाती, इसलिए कि उनका एड्रीनल कॉर्टेक्स सप्रेस हुआ होता। तो ऐसे में हम ये करते हैं, जो उसका तरीकाकार है कि हम अगर किसी पेशेंट को हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने हैं तो हम उनको लार्ज डोजेस में इनिशियली देते हैं। जब हम जो इफेक्ट हम अचीव करना चाहते हैं वो इफेक्ट हम अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डोज को टेपर ऑफ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब अगर हम उनको 4 टैबलेट्स 4 टाइम्स अ डे दे रहे हैं तो हम हर रोज उनकी 1 या 2 टैबलेट्स कम करते चले जाते हैं, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स हम उसको टेपर ऑफ करके इतनी आराम से उसको ख़त्म करते हैं एक्सटर्नल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है वो अपना फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता टेकअप कर लेती है, और पेशेंट उस एड्रीनल सेपरेशन से बच जाता है। और उसका जब बाय द टाइम वी स्टॉप गिविंग द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम आउटसाइड, उनका इंटरनल जो प्रोडक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वो नॉर्मल पे आ चुकी होती है, और पेशेंट को कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होता। और मेनली जो मैंने बताया कि इस ड्रग को मिसयूज किया जाता है, उसमें सबसे बड़ा जो क्राइसिस आता है वो उसी वक्त आता है कि जब ये क्वैक्स इसको स्टीरॉइड्स को यूज करते हैं, और उसके बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर एकदम बंद कर देते हैं। वो उसको टेपर ऑफ करने की तकलीफ ही नहीं करते, ना पेशेंट को उसके बारे में एजुकेट करते हैं, एंड पेशेंट गोज इनटू एड्रीनल सप्रेशन। और उसकी वजह से उसकी और बहुत सारी जो उसकी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती स्ट्रेस को मैनेज करने की, इन्फेक्शन को मैनेज करने की, या ट्रॉमा को मैनेज करने की, वो एबिलिटी नहीं मैसर होती। ठीक है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है, चूंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हैं, ये प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन भी कर रहे हैं, लिपिड्स की ब्रेकडाउन भी कर रहे हैं, और नई ग्लूकोज थ्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इनिशियली तो थोड़ी सी इंसुलिन की सिक्रीशन एनहेंस होती है, और वो कंपेंसेट करती है फॉर दैट राइजिंग लेवल ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के नतीजे में सर्कुलेशन में आ चुका होता है। बट इन द लॉन्गर रन पेशेंट ग्लूकोज इंटॉलरेंट हो जाता है और उसको डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, तो इसको जो आपको पता है कि जो डायबिटीज का टेस्ट होता है उसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, कि हम पेशेंट को पहले उसकी फास्टिंग ग्लूकोज देखते हैं, और फिर उसके बाद उसको खाना या 100 ग्राम्स उसको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, और फिर उसकी 1.5 घंटे के बाद पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल टेस्ट करते हैं। तो डायबिटिक्स में उनका वो ग्लूकोज लेवल बहुत एनहेंस्ड होता है एज कंपेयर टू द फास्टिंग लेवल। तो हम कहते हैं कि वो पेशेंट हैज बिकम intolerant to the glucose, intolerant to that 100 gram meal given from outside। तो इसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि वो डायबिटिक हो जाते हैं, या प्री डायबिटिक हो जाते हैं, या उनके अंदर डायबिटिक टेंडेंसी या सर्कुलेटिंग ग्लूकोज के लेवल का बढ़ जाना, इसको हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं। मसल वेस्टिंग, चूंकि ये कैटाबॉलिज्म प्रोटीन्स का कर रहे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो जो लोग ज़्यादा अरसे तक यूज़ करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो उनके अंदर मसल्स की वेस्टिंग शुरू हो जाती। एक तरफ उनको शुगर हो जाती, उनका ग्लूकोज इंटॉलरेंस उनके अंदर हो जाती, सर्कुलेटिंग ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाता है, और दूसरी तरफ उनके प्रोटीन मास जो है वो लीन बॉडी मास उनका कम होना शुरू हो जाता है, और उसको हम मसल वेस्टिंग कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस,
ठीक है, ये उसी कैटाबॉलिक इफेक्ट्स की वजह से ये बोन्स की डेंसिटी को कम कर देते हैं और बोन्स में फ्रैक्चर की टेंडेंसी और वीकनेस और उससे और बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं। वो आप पैराथायराइड हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे या जब आप मेडिसिन में या आर्थोपेडिक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस से क्या 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 नुकसान होते हैं। यानी जब बोन्स की डेंसिटी कम होती है या बिला वजह कैल्शियम एक जगह से ब्रेक अवे करके किसी और जगह पे जाके डिपॉजिट होती तो क्या नतीजे निकलते हैं, सॉल्ट रिटेंशन। ठीक है, तो सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर थोड़ा सा मिनरलिकॉर्टिकॉइड इफेक्ट होता है कि वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करते हैं और इसीलिए जो लोग क्रॉनिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं उनकी अंदर उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, नंबर 1। और दूसरा ये वही जो मैंने आपको बताया था कि बफेलो हम्प उनके अंदर डेवलप हो जाती कि फैट्स की डिपोजिशन बिटवीन द शोल्डर्स एंड उन एरियाज में एक खास किस्म का हम्प डेवलप हो जाता, मतलब थोड़ी सी वो जगह रेज्ड होती बिटवीन द स्कैपुला और उससे ऊपर नेक के रीजन। फेस के ऊपर भी मून फेस हो जाता और कुशिंग सिंड्रोम वाली उनकी आउटलुक हो जाती। ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस, ये स्टीरॉइड्स के कुछ सेंट्रल इफेक्ट्स हैं जो कि बहुत जिनका रेशनल नहीं हमें पता कि वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, लेकिन जो लोग लंबे अरसे तक स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं उनके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस ऑब्जर्व की गई हैं, मतलब कन्फ्यूजन और इरिटेबिलिटी, इस तरह के इफेक्ट्स देखे गए। ठीक है, तो ये हमने एडवर्स इफेक्ट्स। अब चूंकि हमने जिक्र किया इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और इसके थेरेप्यूटिक यूजेस डिस्कस करते हुए कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साथ और दीगर इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साथ ये यूज होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में। तो वो इम्यूनोसप्रेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं। कि व्हेन इम्यून सिस्टम इज डूइंग मोर हार्म देन गुड वी नीड टू सप्रेस इट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम बेसिकली अल्लाह की एक नेमत है जो उसने इंसान को दी है कि उसके अंदर एक मुदाफ़ियत का निज़ाम है। आजकल ये कोरोना की जो वबा फैली हुई है उसमें भी कहा यही जा रहा है कि हम लोग हमारे वाले ममालिक में लोगों का, चूँकि हम एक्सपोज्ड होते हैं बहुत सारी डस्ट से और बहुत सारे धुएं से और बहुत सारे स्मोकिंग्स और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम, वो बॉडी का मुदाफ़ियत का निज़ाम थोड़ा सा एक्टिवेटेड होता, इसलिए ये कोरोना वाली इन्फेक्शन को किसी हद तक हमारी बॉडीज़ ने बेहतर बर्दाश्त कर लिया या झेल लिया। और वेस्ट में चूँकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होती इसलिए उनका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता और इसलिए वो फ़ौरन स्कम कर जाते हैं डिजीज़ को, या उनके मैनिफेस्टेशन डिफरेंट बीमारी की उनके अंदर आ जाती है। लेकिन many a times this immune system becomes a hazard for the body। मैंने बताया एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में कि बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही किसी टिश्यू के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करना शुरू कर देता है और उस अपने ही बॉडी के टिश्यूज को वो एक फॉरेन एलिमेंट के तौर पे लेना शुरू हो जाता है और उसके अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देता है। तो उस सूरत में वी नीड टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो वो और इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होता है कि एक बंदे ने कोई मेडिसिन ली है और उसकी बॉडी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, हुआ ये कि बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उसको रिजेक्ट कर दिया और बहुत सारी हिस्टामिन रिलीज हो गई और बहुत सारे केमिकल्स बॉडी के अंदर रिलीज हो गए जिन्होंने एक इन्फ्लेमेटरी एक्शन जनरेट कर दिया और उससे पेशेंट का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका फ्लूइड बैलेंस सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, वो एनाफिलैक्टिक शॉक में चला गया। तो इन सारी सूरत हवाल से बचने के लिए भी या उसको मैनेज करने के लिए भी अगर हम बाहर से इम्यूनोसप्रेसेंट दे दें या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दें तो पेशेंट को हम उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से बचा सकते हैं। वो ये कहते हैं जब आप मेडिसिन के वार्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोटोकॉल होती किसी पेशेंट को कोई भी इंजेक्टेबल देने की, वो ये है कि आपके पास बेड साइड टेबल पे ऊपर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एपिनेफ्रीन मौजूद होनी चाहिए या नॉर एपिनेफ्रीन मौजूद होनी चाहिए ताकि आप पेशेंट को अगर वो शॉक में चला जाए, क्योंकि किसी भी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी
सकता है, एक इडियोसिंक्रेटिक किस्म का रिएक्शन हो सकता, जो कि आई रिमेम्बर के हम एक ज़माने में थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाना सिखाते थे और उसमें इंसुलिन की नीडल लेके उनको हर स्टूडेंट को कहते थे कि अपनी स्किन में इसको प्रिक करके सबकुटेनियस ले जाके देखो। तो ऑफ कोर्स वो स्टेरलाइज्ड होती थी, पैक्ड आती थी, लेकिन ये कि आई रिमेम्बर कि मैंने पहले ही स्टूडेंट को, पहले मैंने अपने प्रिक करके दिखाया और फिर एक स्टूडेंट को पकड़ के उसको कहा कि इसको प्रिक करके, तो जस्ट बाय दैट इनिशियल प्रिक उसके अंदर था भी कुछ नहीं, उस इंजेक्शन के अंदर सिंपली वो नीडल की प्रिक से उसके अंदर एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ और वो जमीन पे गिर पड़ा। लेकिन लकीली फेट का वो जो कुदरत का मैकेनिज्म है कि वो जब बंदा गिरता है और सुपाइन पोजीशन में आता है तो उसके हायर सेंटर्स की सप्लाई बहाल हो जाती है और वो 2-3 मिनट के बाद उठ के बैठ। लेकिन सिर्फ इस बात के बताने का मकसद ये था कि आप जब भी कोई इंजेक्टेबल किसी को दें तो यू शुड हैव सम इंजेक्टेबल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन योर रीच, आपके पास मौजूद होना चाहिए ताकि इन केस पेशेंट के अंदर इस किस्म का शॉक या रिएक्शन अगर आ जाए तो आप उसको इमीडिएटली ट्रीट कर सकें। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और ट्रांसप्लांट टिश्यू रिजेक्शन, ठीक है, कि जब हम टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं तो दूसरे रिसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है वो उस टिश्यू को एक फॉरेन बॉडी के तौर पे लेता है और उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है, तो वहाँ पे भी हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं। तो उन इम्यूनोसप्रेसेंट्स को के 2-4 के नाम आप बुक से देख लीजिएगा, साइक्लोस्पोरिन वगैरह, और उनकी डिस्कशन आएगी। लेकिन यहाँ पे इसका जिक्र इम्यूनोसप्रेसेंट्स का इसलिए खास तौर पे आ गया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर वेरी गुड इम्यून सप्रेसेंट्स, ठीक है। तो ये इम्यूनोसप्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने लेक्चर के एंड पे आपके जनरल अवेयरनेस के लिए दे दिया। सो वी हैव गॉट 10 मिनट्स टू गो। आज बहुत फ्लो में नहीं था मैं, समहाउ आई डोंट नो, थोड़ा सा कल हेडेक हो रहा था, तो बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू आर वेरी मच शेयर, ठीक है, प्लीज। जी हाँ फावी, यही हाल है रब्बे को मातकज़ेबान, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अल्लाह की किन किन नेमतों को हम जुटलाएंगे, लेकिन हम भी बहुत नालायक लोग हैं कि हम रब को भूल जाते हैं बार बार कि उसने कितना खूबसूरत ज़िंदगी, कितना खूबसूरत ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हमें अता किए, जिनको हम ना उसके शुक्रगुजार होते हैं और ना अपनी हेल्थ को संभाल पाते हैं। कोई क्वेश्चन बेटे इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मतलब और इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में या जनरली फार्माकोलॉजी से कहीं से कुछ? कॉलेज आपके खुलने की अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है, एग्जाम्स भी उन्होंने फॉर इंडेफिनिट पीरियड पोस्टपोन कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स मत होइएगा। ये इंशाल्लाह, ये जब भी हमने लॉकडाउन खोलना था तो एक अपसर्ज आनी थी नंबर ऑफ पेशेंट्स में, वो आई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी पैनिक सा एक माशरे में क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इन कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह इट वुड सेटल डाउन। ये लॉकडाउन खोलने का मकसद यही था कि हम जब भी लॉकडाउन खोलेंगे ये होना है तो व्हाई नॉट नाउ, ठीक है। तो ये हुकूमत का मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने लॉकडाउन खोला। कुछ एक अपसर्ज सी आएगी पेशेंट की, कुछ उसको हैंडल करेंगे, हॉस्पिटल्स के ऊपर ज़रा सा जैसे ही लोड कम होगा तो उसके बाद फिर कॉलेजेस खोलना, और कॉलेजेस में से मेडिकल कॉलेजेस को खोलना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होगा। तो मेरा ख्याल है कि towards the mid of this month or maybe latest by the end of this month आपके colleges will be back in your institutions, और आपके professionals overall कोई महीना postpone होंगे, और जो अक्टूबर में होना था वो कोई नवंबर के एंड पे चला जाएगा, और जो नवंबर में होना था जो वो कैलेंडर सारा थोड़ा सा परे को शिफ्ट हो जाएगा। तो आप अपनी किताबों के साथ इन टच रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सर स्टीरॉयड्स के नेगेटिव इफेक्ट्स दोबारा प्लीज, ये आपका क्वेश्चन डिसअपीयर क्यों हो जाता है? मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा था। एक सेकेंड मैं इसको ठहरे। अच्छा, स्टीरॉयड के नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे आ सकता
लाइक जैसे स्किन की डिजीजेस में मोस्टली रिकमेंडेड करते हैं स्टीरॉइड्स। तो बस उसमें बेटे यही है कि उसको बहुत लंबे अरसे के लिए ना यूज करें। जैसे मैंने आपको उस पेशेंट की एग्जांपल बताई कि स्किन की एलिमेंट्स में भी स्टीरॉइड्स आपने यूज करने हैं, तो वो उस 6-10 डेज के अंदर अंदर या तो रिस्पांस आ जाएगी, और अगर रिस्पांस नहीं आ रही तो आप स्टीरॉइड मत इस्तेमाल करते जाएं। ठीक है, उसको आप टच योर कंसल्टेंट अगेन और उनसे पूछें कि जी ये क्या मसला है और इसके लिए कुछ और मेडिकेशन या उनकी डायग्नोसिस ठीक नहीं है या व्हाटएवर। लंबे अरसे के लिए इसको हरगिज इस्तेमाल ना करें, इवन फॉर द स्किन, टॉपिकल यूज के लिए भी। तो किसी पेशेंट को जब स्टीरॉयड का यूज जब करना कम करते तो अचानक को कम करने के लिए क्या करते? बेटे अचानक तो बंद करने ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टीरॉयड के यूज से इतना नुकसान नहीं होता जितना उनको अचानक बंद करने से होता। इसलिए जब भी आप किसी पेशेंट को स्टीरॉयड्स दें और एक खास किस्म की जैसे स्टेटस एस्थेमेटिकस है या कोई पेशेंट है जिसकी कि आपको किसी भी तरह से उसकी कॉज डिटर्मिन नहीं हो रही किसी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की, उसको कंट्रोल करने के लिए आप उसको स्टीरॉयड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू टेपर इट डाउन, उसको ग्रेजुअली कम करें। ठीक है, वो भाई साहब ने, शिरोज खान साहब ने बता दिया कि भाई ग्रेजुअल डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो उन्हें बात समझ आ गई है। और कुछ? ठीक है, अब आप इसमें गपशप शुरू हो गए तो स्टे हैप्पी, अल्लाह को याद करते रहे, नमाज रोज़ा। मैंने कल के लेक्चर के एंड पे पिछले अपने लेक्चर के एंड पे आपसे थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट करनी थी, लेकिन वो हमारा लिंक ड्रॉप हो गया, वो बात बीच में रह गई कि बेटे मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस टाइम। एक एक दफ़ा कुरान पाक तर्जमे के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं तो आई टेल यू आपको ज़िंदगी की उतनी ही समझ आ जाएगी जितनी मुझे 60 साल गुजार के आई है। यू वुड बी नोइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो कुरान का मुतालिया साथ साथ करते रहें और अपनी किताबों के साथ भी। आई टेल यू कि इन द कमिंग डेज आप लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, आप लोगों पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें अपनी इस कोविड-19 के साथ बड़ा अभी लड़ना है और ये बहुत देर तक लड़ाई चलनी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो अब हम कोई रिवीजन लेक्चर्स या देखते हैं कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।